हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज की इस वीडियो में हम लोग एस विद एस्टर क्लास 5 का चैप्टर नंबर 1 पढ़ने जा रहे हैं, जिसका टाइटल है द फोटोग्राफ। और इस चैप्टर को लिखा गया है रस्किन बॉन्ड के द्वारा। तो इससे पहले कि मैं इस स्टोरी को एक्सप्लेन करना शुरू करूं, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ उस रेड कलर के बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ वाला बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए। सो लेट्स स्टार्ट। I was 10 years old. My grandmother sat on a string bed under the mango tree. अब ये जो स्टोरी है, इसको नैरेट कौन कर रहे हैं? हमारे ऑथर रस्किन बॉन्ड कह रहे हैं। तो रस्किन बॉन्ड हमारे ऑथर कहते हैं कि मैं 10 साल का था और मेरी दादी है ना, एक स्ट्रिंग बेड पे, एक स्ट्रिंग बेड कहने का मतलब एक खटिया पे आम के पेड़ के नीचे बैठी हुई थी। मैं आपको दिखाना चाहूँगा इस पिक्चर को। तो वो ये रहा पिक्चर। ये रहे हमारे रस्किन बॉन्ड जो कि 10 साल के हैं, और ये रही उनकी दादी जो कि एक खटिया पे बैठी हुई है आम के पेड़ के नीचे। ठीक है, अब हम लोग अपने पैराग्राफ पे आ जाते हैं। मैं 10 साल का था। मेरी दादी आम के पेड़ के नीचे एक खटिया पे बैठी हुई थी। इट वॉज लेट समर एंड देयर वर सनफ्लावर्स इन द गार्डन एंड अ वार्म विंड इन द ट्रीज। बताया गया है यह लेट समर का मौसम था, आई मीन गर्मी का सीज़न था, और सूरजमुखी के फूल बागीचे में खिले हुए थे और पेड़ों में गर्म हवाएं चल रही थी। माई ग्रैंड मदर वॉज निटिंग अ वुलन स्कार्फ फॉर द विंटर मंथ्स। और सर्दी के महीनों के लिए मेरी दादी क्या कर रही है? वुलन स्कार्फ बुन रही है, आई मीन ऊन का दुपट्टा बुन रही है, ताकि सर्दी के मौसम में उसे शरीर को ढक के गर्मी प्राप्त किया जा सके। सी वॉज वेरी ओल्ड, ड्रेस्ड इन अ प्लेन वाइट साड़ी। मेरी दादी काफ़ी बूढ़ी थी और उन्होंने एकदम सादा सफ़ेद कलर का साड़ी पहना हुआ था। हर आइज़ वर नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग नाउ। अब यहाँ पे हमारे ऑथर कहते हैं कि मेरी दादी की जो आंखें हैं अब उतनी तेज नहीं है, आई मीन उनकी आंखों से अब उतना अच्छे से दिखाई नहीं देता। बट हर फिंगर्स मूव्ड क्विकली विद द निडल्स एंड द निडल्स केप्ट क्लिकिंग ऑल द आफ्टरनून। लेकिन उनकी जो उंगलियां हैं वो उस निडल्स के साथ काफ़ी जल्दी मूव करती हैं, जिन निडल्स के साथ हम लोग स्कार्फ को, दुपट्टा को बुनते हैं ऊन के साथ। ठीक है, और उनका ये जो निडल है वो पूरे दोपहर तक चलता रहता है। ग्रैंड मदर हैड वाइट हेयर बट देयर वर वेरी फ्यू रिंकल्स ऑन हर स्किन। अब देखो, रिंकल्स कहने का मतलब आपकी स्किन पे, आपके त्वचा पे जो झुर्रियाँ पड़ जाती हैं उसी को हम लोग रिंकल्स कहते हैं। तो बूढ़े लोगों के त्वचा पे अक्सर रिंकल्स आ जाते हैं। लेकिन यहाँ पे हमारे ऑथर कहते हैं कि मेरी दादी की जो बाल थे वो बिल्कुल सफ़ेद हो गए थे, बिल्कुल वाइट हो गए थे, लेकिन उनके त्वचा पे अभी झुर्रियाँ ज़्यादा नहीं थी, बहुत ही कम झुर्रियाँ थी। ठीक है। आई हैड कम होम आफ्टर प्लेइंग क्रिकेट इन द मैदान। अब हमारे ऑथर कहते हैं कि मैं मैदान में क्रिकेट खेल कर घर आ गया था। आई हैड टेकन माई मील एंड नाउ आई वॉज रमेजिंग थ्रू अ बॉक्स ऑफ ओल्ड बुक्स एंड फैमिली हेयरलूम्स that had just that day been brought out of the attic by my mother. अब ये कहते हैं कि मैंने अपना खाना खा लिया था और मैं क्या कर रहा था, एक पुराने किताबों के बक्से को और मतलब फैमिली का जो हेयरलूम्स था उसे क्या कर रहा था, ढूंढ रहा था, जिसे मेरी मॉम ने उसी दिन एटिस से उतारा था। ठीक है, तो इसमें दो नए वर्ड्स आए, एक हेयरलूम्स और एक एटिस। इसका क्या मतलब होता है आप लोगों के बुक में यहाँ पे सबसे नीचे दिया गया है, जो कि मैं आपको दिखाना चाहूँगा। 1 सेकेंड। अब देखो, ये रमेजिंग कहने का क्या मतलब होता है? सर्च करना, ढूंढना। हेयरलूम्स कहने का मतलब आर्टिकल्स हैंडेड डाउन फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जो सामानें दी जाती हैं, जो चीज़ें दी जाती हैं, उसी को हम लोग हेयरलूम्स कहते हैं। इसी को हम लोग हिंदी में विरासत भी कह सकते हैं। ठीक है, नहीं कहा जाता है कि ये मेरे बाप दादाओं की विरासत है, मुझे अपनी पुरानी पीढ़ियों से ये सारी चीज़ें मिली हैं। और एटिस कहने का क्या मतलब होगा? अप स्टेयर्स रूम फॉर स्टोरिंग अनयूज्ड आइटम। अगर आपके घर में छत के ऊपर अगर कोई रूम होगा जहाँ पे आप क्या करते हो, चीज़ों को स्टोर करते हो जो कि अक्सर आप यूज़ नहीं करते हो, तो उसी एरिया को हम लोग क्या बोलते हैं? एटिस बोलते हैं। इसी को हम लोग स्टोर रूम भी बोल सकते हैं। ठीक है, ओके। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे ऑथर कह रहे हैं कि मैंने खाना खा लिया था और मैं अपने एक बॉक्स को ढूंढ रहा था जिसमें बहुत सारी ओल्ड बुक्स रखी गई थी और मेरे परिवार से मिली हुई विरासत की चीज़ें उसमें रखी गई थी, जो कि उसी दिन मेरे मॉम ने है ना एटिस से निकाला था।
Nothing in the box interested me very much except for a book with the colorful pictures of birds and butterflies. यहाँ पे हमारे ऑथर कहते हैं कि उस बॉक्स में कुछ भी ऐसा नहीं था जिसमें मेरी दिलचस्पी थी, सिवाय एक बुक को छोड़कर जिसमें बहुत ही रंगीन, बहुत ही रंग बिरंगे पिक्चर्स थे, किसके, बर्ड्स के और बटरफ्लाइज के। आई वॉज गोइंग थ्रू द बुक, मैं किताब को पढ़ रहा था, व्हेन आई फाउंड अ स्मॉल फोटोग्राफ बिटवीन द पेजेस, तभी मुझे पन्नों के बीच से एक छोटा सा फोटोग्राफ, एक छोटा सा तस्वीर मिला। इट वॉज अ फेडेड पिक्चर, येलो एंड फॉगी। और ये जो पिक्चर कैसा था, फेडेड था। आई मीन फेडेड कहने का मतलब क्या होता है, पुराना सा था, एकदम येलोइश हो गया था। कोई भी चीज़ जब पुराना हो जाता है थोड़ा सा येलोइश हो जाता है। आपने देखा होगा कोई आपके घर में अगर कोई पुराना बुक होगा तो वो भी थोड़ा सा येलोइश हो जाता है। एंड फॉगी, तो वो धुंधला भी हो गया था। It was the picture of a girl standing against a wall and behind the wall there was nothing but a sky. ये पिक्चर किसका था? इस पिक्चर में एक लड़की थी जो कि एक दीवार से लग के खड़ी हुई थी और उस दीवार के उस साइड में कुछ भी नहीं था, सिर्फ आसमान दिख रहा था। बट फ्रॉम द अदर साइड, लेकिन दूसरे साइड से अगर देखो, अ पेयर ऑफ हैंड्स रीच्ड अप, तो ऐसा लग रहा था कि हाथों की एक जोड़ी उस दीवार के ऊपर आ रही है। एज दो समवन वॉज गोइंग टू क्लाइम द वॉल, ऐसा लग रहा है कि कोई दीवार को फांदने वाला है, कोई दीवार को चढ़ने वाला है। देयर वर फ्लावर्स ग्रोइंग नियर द गर्ल, वो जो लड़की पिक्चर में है उसके पास में, उसके नज़दीक में फूल उगे हुए हैं। बट आई कुडंट टेल व्हाट दे वर, लेकिन मैं इस पिक्चर को देखकर नहीं बता सकता हूँ कि वो किस तरह के फूल हैं, वो कौन से फूल हैं। देयर वॉज अ क्रीपर टू, वहाँ पे एक लता भी है, एक क्रीपर भी है, बट इट वॉज जस्ट अ क्रीपर, लेकिन बस ये एक क्रीपर है, मैं पहचान नहीं पा रहा हूँ। अब देखिए, मैं उस पिक्चर को आप लोगों को दिखाता हूँ कि किस पिक्चर के बारे में बात की जा रही है। वो रहा ये वाला पिक्चर। तो ये वाला पिक्चर आप ध्यान से देखो तो सबसे पहले तो एक लड़की दिखती है और इस लड़की के पीछे क्या है, एक दीवार है, और इसी दीवार पे आपको यहाँ पे दो हाथ देखने को मिल जाएंगे। देखो यहाँ पे ध्यान से, दिख रहा है ना? ऐसा लग रहा है कि कोई आदमी इस दीवार को फांदने वाला, इस दीवार को चढ़ने वाला है। और यही पिक्चर जब हमारे ऑर्डर को मिलता है तो पहले पिक्चर को गौर से देखते हैं, फिर उसके बाद दौड़ते हुए कहाँ जाते हैं, अपनी दादी के पास जाते हैं और क्या कहते हैं, देखो यहाँ पे कहते हैं, आई रैन आउट इन टू द गार्डन ग्रैनी आई साउटेड, मैं दौड़ते हुए बागीचे में गया और चिल्लाते हुए दादी को बुलाया। लुक एट दिस पिक्चर, आई फाउंड इट इन द बॉक्स ऑफ ओल्ड थिंग्स, हुज पिक्चर इट इज़। इस पिक्चर को देखिए दादी जी, मुझे ये पुराने सामानों के बॉक्स में मिला। ये पिक्चर किसकी है, ये तस्वीर किसकी है, मैंने दादी से पूछा। आई जम्प्ड ऑन द बेड बिसाइड माई ग्रैंड मदर एंड सी वेलप्ड मी ऑन द बॉटम एंड सेड। अब यहाँ पे जो हमारे ऑथर हैं वो काफ़ी एक्साइटेड हो जाते हैं ये पता लगाने के लिए कि आखिर इस तस्वीर में जो लड़की है वो कौन है। इसलिए वो क्या करते हैं, जाते हैं और अपनी दादी के बगल में बेड पे जंप कर कूदते हुए चढ़ जाते हैं। और इसके वजह से दादी क्या करती है, उन्हें वैलप्ड कहने का मतलब होता है मारना, हल्के से थपकी देना, पीटना। तो उनकी दादी उनको उनके बैक साइड पे क्या करती हैं, मारती हैं और कहती हैं, नाउ आई हैव लॉस्ट काउंट ऑफ माई स्टिचेस, कि तुम्हारी वजह से मेरे स्टिचेस कितने हुए थे उसकी काउंट जो है ना मेरा गड़बड़ हो गया, मैंने काउंट खो दिया। एंड द नेक्स्ट टाइम यू डू दैट आई विल मेक यू फिनिश द स्कार्फ योर सेल्फ, कि अगर अगली बार तुमने ऐसा किया तो मैं तुम्ही से ये बुनवा कर ख़त्म करूँगी, ये काम पूरा करवाऊँगी स्कार्फ को बुनने का। Granny was always threatening to teach me how to knit, which I thought was a disgraceful thing for a boy to do. अब यहाँ पे हमारे ऑथर कहते हैं कि दादी जो थी वो हमेशा से मुझे धमकाती रहती थी, डराती रहती थी कि वो मुझे, है ना, चीज़ों को बुनना सिखाएंगी, है ना। और ये मेरे लिए एक लड़के के तौर पे ये करना काफ़ी शर्म की बात थी। डिसग्रेसफुल कहने का मतलब होता है कोई ऐसा चीज़ जो कि करने में आपको शर्म लगे। इट वॉज अ गुड डेटोरेंट, अब देखो डेटोरेंट कहने का मतलब होता है यहाँ पे एक तरीका, एक हथकंडा अपनाना। इट वॉज अ गुड डेटोरेंट फॉर कीपिंग मी आउट ऑफ मिसचीफ, और दादी का ये ज़बरदस्त हथकंडा था जो कि वो मुझे बदमाशियाँ करने से दूर रखती थी। वंस आई हैड टॉर्न द ड्राइंग रूम कर्टन्स, एक बार क्या हुआ था जब मैंने ड्राइंग रूम के पर्दे को क्या कर दिया था, फाड़ दिया था। एंड ग्रैनी हैड पुट अ निडल एंड थ्रेड
इन माई हैंड। तो फिर क्या हुआ था, दादी ने मेरे हाथ में सुई और धागा थमा दिया था। एंड मेड मी स्टिच द कर्टन टुगेदर, और मुझे कहा था कि अब एक काम करो, इन दोनों कर्टन को एक साथ, जो तुमने फाड़ा है उसको एक साथ सी डालो। इवन दो आई मेड बिग लॉन्ग Even though I made long 2-inch stitches which had to be taken out my mother and done again। और इसके बावजूद भी मैं क्या कर रहा था, लंबे लंबे टाँके लगा रहा था, आई मीन 2-2 इंच के टाँके लगा रहा था, और जिसे मेरी मॉम के द्वारा निकाल कर फिर से ठीक करना पड़ा, लेकिन दादी ने मुझे वैसे करवाया वो काम। शी टुक द फोटोग्राफ फ्रॉम माई हैंड, दादी जी ने मेरे हाथों से फोटोग्राफ को ले लिया। एंड वी बोथ स्टेयर्ड एट इट फॉर क्वाइट अ लॉन्ग टाइम, और हम दोनों ने इस फोटो को काफ़ी देर तक इसको अच्छे से देखा और इसे निहारा। द गर्ल हैड लॉन्ग लूज हेयर एंड शी वोर अ ड्रेस दैट नियरली कवर्ड हर एंकल्स एंड स्लीव्स दैट रीच्ड हर रिस्ट्स एंड देयर वर लॉट ऑफ बैंगल्स ऑन हर हैंड्स। अब इस लड़की के पोशाक के बारे में बताया गया है। क्या बताया गया है, ये लड़की दिख कैसी रही है, तो उसके लंबे बाल हैं, लंबे और ढीले ढाले बाल हैं, खुले हुए बाल हैं, और उसने एक ऐसा पोशाक, एक ऐसा ड्रेस पहना हुआ है जो कि लगभग उसके टखनों तक आती है, उसके टखनों को ढक लेती है, और उसके जो स्लीव है, उसके जो आस्तीन है, आई मीन उसका जो बाँ है उस कपड़े का, वो उसकी कलाइयों तक आते हैं, उसके रिस्ट तक आते हैं, और उसने बहुत सारी चूड़ियाँ पहन रखी हैं। ठीक है, ये पिक्चर में आपको काफ़ी अच्छे से दिख रहा होगा। ये एक लहंगा टाइप का है, और लहंगा जो होता है वो काफ़ी लॉन्ग होता है, इसमें पूरा पैर तक ढक जाता है, और जो स्लीव होती हैं वो भी रिस्ट तक आ जाती हैं, और यहाँ पे आपको बैंगल्स भी दिख रहे होंगे, काफ़ी सारे बैंगल्स इसने पहने हुए हैं, और ये देखो कितनी अच्छी स्माइल दे रही है, और इसी को डेविलिश स्माइल बोला गया यहाँ पे। ओके, बट डिस्पाइट ऑल दिस ड्रैपरी, अब देखो ड्रैपरी कहने का मतलब होता है कपड़ा, लेकिन इन सभी कपड़ा के बावजूद, मतलब इतना कॉम्प्लिकेटेड इसने जो ड्रेस पहना हुआ इसके बावजूद, द गर्ल अपीयर्ड टू बी फुल ऑफ फ्रीडम एंड मूवमेंट, ये जो लड़की लगती है ऐसा महसूस होता है ये काफ़ी आज़ाद है, और ये काफ़ी आसानी से मूव कर सकती है, चल फिर सकती है ना। ये कपड़ा अगर मोस्ट ऑफ द टाइम ऑदर सोच रहे हैं कि अगर वो पहन ले तो शायद वो गिर जाएंगे, चल नहीं पाएंगे इस तरह के कपड़े में। सी स्टूड विद हर लेग्स अपार्ट, उस लड़की ने, वो लड़की खड़ी कैसे हुई है, तो अपने दोनों पैरों को अलग करके खड़ी हुई है। एंड हर हैंड्स ऑन हर हिप्स एंड हैड अ वाइड ऑलमोस्ट डेविलिश स्माइल ऑन हर फेस, और यहाँ पे बताया गया है कि वो लड़की अपने दोनों पैरों को अलग करके खड़ी हुई है, और उसके जो बाँ हैं, उसके जो हाथ हैं, वो उसके हिप्स पे हैं, उसके थाई पे हैं, और वो काफ़ी चौड़ी सी एक शैतानी, एक शरारत भरी हुई स्माइल दे रही है। Whose picture it is? Whose picture is it? I asked. मैंने दादी से पूछा कि ये तस्वीर किसकी है। A little girl's of course, said grandmother. Can't you tell? दादी कहती है कि एक छोटी सी लड़की की तस्वीर है ना, क्या तुम नहीं देख सकते हो, क्या तुम्हें पता नहीं चल रहा है कि ये किसकी तस्वीर है। Yes, but did you know the girl? अब यहाँ पे ऑदर कहते हैं हाँ, मुझे भी पता चल रहा है कि एक छोटी सी लड़की की तस्वीर है, लेकिन क्या आप जानती हैं कि ये लड़की कौन है। Yes, I know her, said Granny. यहाँ पे दादी कहती है हाँ मैं जानती हूँ वो कौन है, बट सी वॉज अ वेरी विकेड गर्ल, लेकिन वो काफ़ी बदमाश, काफ़ी शरारती लड़की थी। एंड आई शुडंट टेल यू अबाउट हर, और मुझे तुम्हें उसके बारे में नहीं बताना चाहिए। बट आई विल टेल यू अबाउट द फोटोग्राफ, लेकिन मैं तुम्हें फोटोग्राफ के बारे में बताऊंगी। इट वॉज टेकन इन योर ग्रैंड फादर्स हाउस अबाउट 60 ईयर्स अगो, और ये जो फ़ोटो है वो तुम्हारे दादाजी के घर में लिया गया था आज से लगभग 60 साल पहले। एंड दैट्स द गार्डन वॉल एंड ओवर द वॉल देयर वाज अ रोड गोइंग टू टाउन, और वो जो दिख रहा है ना वो गार्डन वॉल है, और उसी वॉल के उस साइड क्या है, एक रोड था जो कि कहाँ जाता था, शहर में जाता था, टाउन में जाता था। हुज हैंड्स आर दे, आई आस्क्ड कमिंग अप फ्रॉम द अदर साइड। अब हमारे ऑदर कह रहे हैं कि वो बेड से दूसरे साइड जाते हुए दादी से कह रहे हैं कि अच्छा वो हाथ किनके हैं, है ना। ग्रैंड मदर स्क्विंटेड, अब देखो इन स्क्विंटेड कहने का मतलब किसी भी चीज़ को आप गौर से देखते हो, अपने दोनों भावों को चढ़ा करके देखते हो, ध्यान से देखते हो। ग्रैंड मदर स्क्विंटेड एंड लुक्ड क्लोजली एट द पिक्चर, अब दादी बड़े ही ध्यान से, बड़ी ही करीब से उस पिक्चर को देखती हैं। एंड शुक हर हेड, और अपने सिर को हिलाती हैं, और क्या कहती हैं, इट्स द फर्स्ट टाइम आई नोटिस्ड, शी सेड, वो कहती हैं अरे ये तो मैं पहली बार देख रही हूँ, मेरा ध्यान यहाँ पे पहली बार जा रहा है, मैंने तो इन दोनों हाथों को
कभी वहाँ पे देखा ही नहीं था। दे मस्ट हैव बीन द स्वीपर बॉयज़ और मे बी दे वर योर ग्रैंडफादर्स। ये हो सकता है ये जो दोनों हाथ दिख रहे होंगे वो सफाई सुथराई करने वाले सफाई वाले लड़कों के होंगे जो कि वहाँ पे सफाई का काम किया करते थे, या हो सकता है ये दोनों हाथ तुम्हारे दादाजी के हों। तब हमारे ऑथर क्या कहते हैं, दे डोंट लुक लाइक ग्रैंडफादर्स हैंड, कि ये हाथ तो दादाजी के हाथ जैसे नहीं दिखते हैं। आई सेड हिज हैंड्स आर ऑल बोनी, क्योंकि दादाजी के हाथ तो क्या है, काफ़ी हड्डी वाले हैं। यस बट दिस वॉज 60 years ago। तभी दादी कहती है, हाँ मैं भी मानती हूँ कि अभी तुम्हारे दादाजी के हाथ में काफ़ी सारे हड्डी हैं और काफ़ी बोनी है, लेकिन ये बात भी तो आज से 60 साल पहले की है, तो तुम्हारे दादाजी आज से 60 साल पहले बूढ़े तो बिल्कुल भी नहीं थे। डिडंट ही क्लाइंब द वॉल आफ्टर द फोटो। अब यहाँ पे ऑथर पूछ रहे हैं कि क्या वो फोटो तुम्हारे आपके फ़ोटो लेने के बाद वो दीवार पे नहीं चढ़े थे। नो नो बडी क्लाइम्ड अप, एट लीस्ट आई डोंट रिमेंबर। अब यहाँ पे ग्रैनी कह रही है कि नहीं, कि कोई किसी ने भी दीवार पे नहीं चढ़ा था, कोई भी दीवार पे नहीं चढ़ा था, और जहाँ तक मुझे याद है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ था। एंड यू रिमेंबर वेल ग्रैनी। और फिर हमारे ऑथर कहते हैं कि अच्छा, और बाकी सारी चीज़ें ग्रैनी आपको अच्छे से याद है। देखो, ग्रैनी कहने का मतलब वही दादी या नानी होता है। यस आई रिमेंबर व्हाट इज़ नॉट इन द फोटोग्राफ। अब यहाँ पे ग्रैनी कहती हैं कि हाँ, मुझे सभी चीज़ें काफ़ी अच्छे से याद हैं, मुझे तो वो भी चीज़ें याद हैं जो कि फ़ोटोग्राफ में नहीं है। और वो क्या चीज़ें वो बतला रही हैं, इट वॉज़ अ स्प्रिंग डे, कि जब वो फ़ोटो लिया गया था तब बसंत ऋतु का समय था, है ना। एंड देयर वॉज अ कूल ब्रीज ब्लोइंग, और उस समय ठंडी हवाएं चल रही थी। नथिंग लाइक दिस। और अभी जो हवा चल रहा था वो, क्योंकि ये समर सीज़न था तो गर्म हवा चल रही थी, इसीलिए दादी कहती हैं अभी की तरह बिल्कुल भी नहीं, उस समय एकदम ठंडी हवाएं चल रही थी। दोज फ्लावर्स एट द गर्ल्स फीट, दे आर मैरीगोल्ड्स। और वो फूल जो कि इस लड़की के पैरों के पास हैं वो गेंदे के फूल हैं, वो मैरीगोल्ड्स हैं। एंड द बॉगनविला क्रीपर, और वो जो क्रीपर दिख रहा है वो बॉगनविला है। इट वॉज अ मास ऑफ पर्पल, और बॉगनविला जो क्रीपर होता है वो बिल्कुल पर्पल कलर का होता है, बिल्कुल बैगनी कलर का होता है। Yes, you cannot see these colors in the photograph, and even if you could, as nowadays, you wouldn't be able to smell the flowers or feel the breeze. अब यहाँ पे दादी कहती हैं कि तुम इन कलर्स को इस फोटोग्राफ में नहीं देख सकते हो, और यदि अगर तुम देख भी लो तो आजकल तुम इन फ्लावर्स को स्मेल नहीं कर पाओगे, या उन ब्रीज को, उस ठंडी हवा को महसूस नहीं कर पाओगे, क्योंकि अभी भी वैसे समर सीजन है। एंड व्हाट अबाउट द गर्ल, आई सेड टेल मी अबाउट द गर्ल। अब हमारे ऑथर काफ़ी क्यूरियस है ये जानने के लिए आखिर वो लड़की है कौन, इसलिए कहते हैं कि और उस लड़की का क्या, मुझे उस लड़की के बारे में बताइए। वेल सी वॉज अ विकेड गर्ल, सेड ग्रैनी। दादी कहती हैं मैंने बताया ना कि वो एक बदमाश लड़की थी, वो एक विकेड गर्ल थी। यू डोंट नो द ट्रबल दे हैड गेटिंग हर इनटू दोज फाइन क्लोथ्स शी इज़ वियरिंग। अब दादी कहती हैं कि तुम्हें पता नहीं होगा कि उस लड़की के फैमिली वालों को उससे कितना प्रॉब्लम होता होगा उसके इस शानदार कपड़ा पहनने की वजह से। ऐसा क्यों? आई थिंक दे आर टेरिबल क्लॉथ्स, आई सेड। यहाँ पे हमारे ऑथर कहते हैं कि आप कहती हैं कि ये जो ड्रेस है वो काफ़ी फ़ाइन है, काफ़ी अच्छा है, लेकिन मुझे तो लगता है ये बिल्कुल बकवास है, बिल्कुल टेरिबल, एकदम घटिया सा है। सो डिड सी। अब हमारे ऑथर के जो ग्रैंड मदर वो कहती है हाँ, उसे भी बचपन में वैसा ही लगता था कि वो जो ड्रेस है वो काफ़ी टेरिबल है। मोस्ट ऑफ द टाइम, मतलब ज़्यादा समय के लिए, सी हार्डली वोर अ थिंग। अधिकतर समय तो वो कुछ पहनती ही नहीं थी। आई मीन वो जो लड़की का पिक्चर दिख रहा है वो मोस्ट ऑफ द टाइम कुछ भी नहीं पहनती थी। आई मीन वो नंगा पुंगा रहती थी। तो जो छोटे बच्चे होते हैं, आप सबको पता होगा कि उनको लाज शर्म हया बिल्कुल भी नहीं पता होता है, तो छोटे छोटे बच्चे ऐसे ही नंगे पुंगे घूमते रहते हैं, ठीक है। वही बात यहाँ पे बताई गई है कि मोस्ट ऑफ द टाइम सी हार्डली वोर अ थिंग, कि अक्सर अधिकतर समय वो कुछ भी नहीं पहना करती थी। सी यूज टू गो स्विमिंग इन अ मडी पूल विद अ लॉट ऑफ रुफेनली बॉयज़। रुफेनली कहने का मतलब आवारा जो बच्चे होते हैं, जो बदमाश बच्चे होते हैं, उन्हीं को रुफेनली कहा जाता है। एंड राइड ऑन द बैक्स ऑफ बुफेलोज, कि अधिकतर समय वो कीचड़ भरे पूल में, है ना, गांव के जितने भी बदमाश बच्चे थे, लड़के थे, उनके साथ जाया करती थी और भैंसों के पीठ पे सवारी किया करती थी। नो बॉय एवर टीज्ड हर दो, हालांकि कोई भी लड़का उसे कभी भी छेड़ता नहीं था, उसे चिढ़ाता नहीं था। बिकॉज सी कुड किक एंड स्क्रैच एंड पुल हिज हेयर आउट,
क्योंकि वो लड़के जानते थे कि वो उन्हें लात मार सकती थी, उन्हें खरोच सकती थी और उनके बाल नोच सकती थी। सी लुक्स लाइक इट टू, आई सेड। अब हमारे उधर कहते कि हाँ हाँ, ये बिल्कुल नक्चड़ी दिख ही रही है। आई मीन वो ऐसा बिल्कुल दिखती भी है। यू कैन टेल बाय द वे सी इज स्माइलिंग, और जिस तरीके से वो स्माइल कर रही है उससे आप बता सकते हो कि वो कितनी बदमाश लड़की थी। एट एनी मोमेंट समथिंग इज गोइंग टू हैपन, आई मीन उसके स्माइल को देखकर आप ये भी बता सकते हैं कि अगले ही पल कुछ ना कुछ होने वाला है। समथिंग डिड हैपन सेड ग्रैनी, दादी कहती है कि हाँ कुछ हुआ भी था। समथिंग डिड हैपन, कुछ बिल्कुल हुआ भी था। हर मदर वुडंट लेट हर टेक ऑफ द क्लोथ्स आफ्टरवर्ड्स, कि जब वो पिक्चर ले लिया गया तो उसके बाद उस लड़की की मॉम उसे वो कपड़ा उतारने नहीं दे रही थी। आई मीन वो लड़की चाहती थी कि वो कपड़ा उतार दिया जाए, लेकिन उसकी मॉम वो उसका कपड़ा उतारने नहीं दे रही थी। सो सी वेंट स्विमिंग इन देम एंड ले फॉर हाफ एन आवर इन द मड। फिर क्या हुआ, वो उन्हीं कपड़ों में, है ना, कीचड़ में मड में तैरने चली गई, स्विमिंग करने चली गई, और वो लगभग आधे घंटे तक उसी कपड़े में मड में कीचड़ में बैठी रही थी। आई लाफ्ड हार्टली एंड ग्रैंड मदर लाफ टू। अब यहाँ पे हमारे वादे कह रहे हैं कि मैं दिल से और ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा और दादी भी हंसने लगी। हु वॉज द गर्ल, आई सेड, यू मस्ट टेल मी हु शी वॉज। फिर वही बात पूछते हैं कि आखिर वो लड़की कौन है, आप मुझे ज़रूर बताइए कि वो लड़की आखिर थी कौन। नो दैट वुडंट डू, दादी कहती है नहीं ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होगा। मैं तुम्हें क्यों बताऊं, मैं तुम्हें नहीं बताऊंगी। आई प्रिटेंडेड आई डिडंट नो बट आई न्यू बिकॉज ग्रैंड मदर स्टिल स्माइल्ड इन द सेम वे इवन दो शी डिडंट हैव एज मेनी टीथ। अब हमारे उधर कह रहे हैं कि मैं तो बस नाटक कर रहा था, बस दिखावा कर रहा था कि मुझे पता नहीं है, लेकिन मैं जानता था कि उस पिक्चर में जो लड़की है वो खुद दादी ही है, क्योंकि जो ग्रैंड मदर है वो आज भी बिल्कुल वैसे ही स्माइल करती हैं, भले ही आज उनके पास उतनी दांत उतने तीत नहीं है जितने कि उनके बचपन में थे। कम ऑन ग्रैनी, आई सेड, टेल मी टेल मी। फिर वही बात कहते हैं, कम ऑन दादी बता भी दो कि वो लड़की कौन है। बट ग्रैंड मदर शुक हर हेड एंड कैरिड ऑन विद द निटिंग, लेकिन दादी क्या करती हैं, अपना सिर हिलाती हैं और कहती हैं नहीं मैं नहीं बताऊंगी, और अपनी बुनाई जारी रखती हैं। एंड आई हेल्ड द फोटोग्राफ इन माई हैंड लुकिंग फ्रॉम इट टू माई ग्रैंड मदर एंड बैक अगेन। फिर मैंने उस तस्वीर को अपने हाथ में ले ली, फिर मैं एक बार तस्वीर को देख रहा था, फिर दादी को देख रहा था, फिर तस्वीर को देख रहा था, ट्राइंग टू फाइंड पॉइंट्स इन कॉमन बिटवीन द ओल्ड लेडी एंड द लिटिल पिग टेल्ड गर्ल। और क्या कर रहा था कि उस बदमाश लड़की के बीच में और इस बूढ़ी औरत आई मीन दादी के बीच में कुछ कॉमन पॉइंट्स ढूंढने की कोशिश कर रहा था। 1 सेकेंड, आई हैव मेड अ डिजास्टर। अ लेमन कलर्ड, हाँ तभी क्या होता है, अ लेमन कलर्ड बटरफ्लाई सेटल ऑन द एंड ऑफ ग्रैंड मदर्स निटिंग नीडल एंड स्टेड देयर व्हाइल द नीडल्स क्लिक्ड अवे। तभी एक लेमन के कलर का जो बटरफ्लाई है, जो तितली है, वो बुनाई करने वाली सुई के एक सिरे पे आकर के बैठ जाती है, और तब तक बैठी रहती है जब तक कि निडल्स वहाँ से दूर नहीं चले जाते हैं। आपको इस पिक्चर में दिख रहा होगा, यहाँ पे दादी क्या कर रही है, इस स्कार्फ की बुनाई कर रही है, और यहीं पे आकर एक तितली बैठ गई है, ठीक है। और जैसे ही वो निडल हिलता है वो उड़ के दूसरी जगह चली जाती है। I made a grab at the butterfly and it flew off in a dipping flight and settled on a sunflower. मैंने उस तितली को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन यह गोते लगाते हुए उड़कर चली गई और जाकर एक सूरजमुखी के फूल पे जाकर बैठ गई। I wonder whose hands they were, whispered grandmother to herself, with her head bowed and her needles clicking away in the soft warm silence of that summer afternoon. तभी मैंने सुना कि दादी खुद से बड़बड़ा रही थी कि आखिर मुझे समझ में नहीं आ रहा कि वो हाथ किसके थे, और उन्होंने अपने सिर को नीचे झुका रखा था और वो अपनी निडल से अपनी बुनाई कर रही थी समर के उस आफ्टरनून में। तो इस तरह से हमने इस स्टोरी को काफ़ी अच्छे से समझ लिया, मैंने इस स्टोरी को एक्सप्लेन कर लिया है, और आपको दिख रहा होगा इस स्टोरी के राइटर जो है वो एक रस्किन बॉन्ड है, जो कि एक इंडियन राइटर है। ये अमेरिकी मूल के राइटर हैं जो कि बिल्कुल फॉरेनर की तरह दिखते हैं, लेकिन है एक इंडियन। सो इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा आप लोग मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, एंड इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल देन प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। सी यू विद अ न्यू चैप्टर, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।